हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इन डिटेल द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मेंशन है आर्टिकल 368 में कि पार्लियामेंट किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिमिटेशन नहीं लगाता ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कि वो कुछ चाहे तो ऐड कर सकती हैं, कुछ चाहे तो रिमूव कर सकती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उनको इम्प्रूव भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल स्टेप की बात करें, अमेंडमेंट जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए एक बिल लाया जाएगा। एंड दिस बिल फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों में से किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। एंड देन आफ्टर in the introduction of the bill, bill has to pass by 2 stages। दोनों हाउसेज में उसको पास करने पड़ेंगे। एक होगा मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, और दूसरा होगा 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। ये किसी लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी हम इसको डिटेल में कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर के वीडियो में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी में किस तरह से जो है बिल पास होता है। तो 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, एक तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, और फिर दूसरी कंडीशन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये हो जाने के बाद बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया तो बिल गेट्स पास्ड। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि रिजिड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो इन करते हैं और जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। उन बिल्स को अगर उस प्रोविजन को अगर अमेंड करना है तो ये प्रोसीजर हो जाने के बाद, बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रेसिडेंट, द बिल हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनकी 50% का अप्रूवल भी इस बिल को मिलना चाहिए। तभी जो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो फोर्स में आएगा। और उसके बाद प्रोविजन, वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर उसमें असेंट दे दिया देन इट बिकम्स अ लॉ। टिल नाउ देयर हैव बीन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, राइट। लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 1973 में, विच इज़ नोन एज केशवानंद भारती केस। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लिमिट लगा दी ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट, बाकी सब कुछ कर सकता है, राइट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अभी बात करेंगे स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। लेकिन अभी जो ये है, ये जो स्पेशल स्टेटस है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ये रिवोक कर दिया गया है, ठीक है। 2019 में इसको रिवोक कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और इस स्पेशल प्रोविजन को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्या क्या था इसमें, इसमें ये था कि स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट था। देन उनके पास अपना फ्लैग हो सकता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग से हो सकती है, ठीक है। और जो उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने उनको ये भी अथॉरिटी दी थी कि जो भी लॉज इंडियन पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, वो तब तक वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे जब तक उनकी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर इसको पास नहीं कर देती। लेकिन ये जो सारे प्रोविजन हैं अब ख़त्म है, रिवोक्ड है। इसके बाद बात करते हैं अडल्ट सफरेज की। देखिए, अडल्ट सफरेज का क्या मतलब है। आर्टिकल 326 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको राइट टू वोट है, ठीक है, फॉर द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन है उसमें वो वोट डाल सकते हैं। तो हर एक इंसान जो कि 18 ईयर्स का है, ठीक है, 1988 से पहले ये जो एज थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट में इसको एज को कम कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो वो जो है उसको राइट टू वोट है हर एक सिटीजन को, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, अनटिल अनलेस कि उसको लॉ ने मतलब डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर ना किया हो, जैसे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या नॉन रेजिडेंस या क्राइम, करप्ट होने की वजह से, इलीगल प्रैक्टिस की वजह से अगर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया वोटर बनने के लिए, तो अदरवाइज वो वोट कर सकता है। And there is one general election electoral rolls for every territorial constituency as stated in Article 325 of the Constitution. For elections to either house of the Parliament
or to the House of State Legislature. The article further specifies that no person shall be ineligible for inclusion to the electoral rolls on the grounds only of race, caste, sex, or any of them. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारे एरिया में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी और उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इलेक्टोरल रोल होंगे उनमें सभी लोगों का नाम जो कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है उनको लिस्ट करना ज़रूरी है, और उनसे वो इसी इलेक्टोरल रोल के बेस पे पार्लियामेंट के हाउस ऑफ पीपल्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउसेस के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी और जो क्राइटेरिया है वो उनके उस लिस्ट में एलिजिबल होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। राइट, इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 330 एंड 332 में फॉर द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स in Lok Sabha or House of People and State Legislative Assemblies. Along with it, there was a provision for the reservation of seats for Anglo-Indian community also under Article 331, where 2 seats were reserved for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha, but now this has also been revoked in January 2020. Okay. And in the next video, we'll talk about single citizenship, but इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।